हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइटी एवेंजर्स के टाइन के ऊपर, जो कि सीक्रेट इन्वेजन की टाइन है। और इसके अंदर हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रा से रिलेटेड है। आपको याद होगा सीक्रेट इन्वेजन की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो इलेक्ट्रा के साथ हुई थी, जब न्यू एवेंजर्स की टीम ने जापान के अंदर इलेक्ट्रा की बॉडी को मारा था और पता चला था कि दरअसल स्क्रल की बॉडी है। तो तभी से हमें हिंट मिला था कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर स्क्रल के लोग मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा प्लॉट हमारी तरफ आने वाला है। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसे स्टोरीज के पजल्स को आपस में कनेक्ट करने वाले हैं जो कि आपने देखी तो बहुत पहले थी, लेकिन मिस्ट्रीज उसकी जितनी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रही थी। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले आपने अगर न्यू एवेंजर्स की सीरीज शुरू से देखी है तो आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा मजे की लगने वाली है। सो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो बेसिकली इसका स्टार्ट होता है काफ़ी महीनों पहले। और आपको याद होगा जब न्यू एवेंजर्स की सीरीज का शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक विलन इलेक्ट्रो बैठा होता है, जिसको कोई जो है एक प्लान बताता है कि किस तरह से राफ्ट प्रिजन के अंदर ब्रेकआउट करनी है। और ये राफ्ट प्रिजन का ब्रेकआउट वही ब्रेकआउट है जिसमें फर्स्ट टाइम न्यू एवेंजर्स की टीम एक साथ मिली थी। तो ये ब्रेकआउट जो है काफ़ी टाइम पहले किसी ने करवाया था, ये आप पैनल पहले भी देख चुके हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस वक्त हमें बताया नहीं गया था कि इलेक्ट्रो से ये काम किसने करवाया, आखिरकार ये है कौन जो राफ्ट प्रिजन का ब्रेकआउट चाहता है। तो हमें पता चला होता है कि दरअसल वो राफ्ट प्रिजन का ब्रेकआउट किसी और ने नहीं बल्कि इलेक्ट्रा ने ही करवाया था। और इस तरह वो बोलती है कि ये रहे पैसे और तुम्हें जो करने को कहा है वो जल्द से जल्द करो। तो इलेक्ट्रा बोलता है कि ड्यूड, इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ सैवेज लैंड वाले के लिए। तो इलेक्ट्रा बोलती है क्या हम तुम्हें इतने पैसे नहीं दे रहे कि तुम हमसे और सवालात नहीं करो इलेक्ट्रो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो बता दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। तो इलेक्ट्रो बोलता है कि नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम बुरा क्यों मान रही हो, मैं ये करना चाहता हूँ बिल्कुल, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे कह रहा था। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं सेवरल मंथ्स, उससे कुछ महीनों पहले हम शिफ्ट होते हैं जापान के अंदर, ओसाका में, जहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा जो है बैठी हुई अपने योगा वगैरह कर रही होती है, मेडिटेशन कर रही होती है। और अचानक उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि सामने एक और इलेक्ट्रा खड़ी होती है। तो वो देख के पूछती है कि ये सब क्या है। तो बोलती है कि ये एक ऑनर है। और इस तरह हम अपने ब्लेड्स निकाल के एक इलेक्ट्रा की तरफ फेंकती है। और इलेक्ट्रा बोलती है कि मैं इस ऑनर को रिफ्यूज़ करती हूँ। और वो उसका ब्लेड हवा में पकड़ती है अपनी उंगलियों में और वापसी रिटर्न उसकी तरफ फेंकती है और उसको बहुत ज़ोरदार एक किक मारती है। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रा दूर जाके गिरती है जो दूसरी वाली होती है। तो वो इलेक्ट्रा दोबारा उसके पास हमला करने के लिए आ रही होती है, लेकिन वो अपना हाथ जो है एक पत्थर का बना लेती है और उसको बहुत दूर उठा के फेंकती है। और वहीं पे वो अपनी खोपड़ी में आग लगाती है और बोलती है कि मैंने सोचा था कि हम औरतों की तरह आपस में लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैंने जो इतनी ट्रेनिंग करी वो आज काम आएगी। और इसी तरह वो अपनी सुपर पावर्स इस्तेमाल करती है क्योंकि वो एक सुपर स्क्रल होती है और वो इलेक्ट्रा को यहाँ मारने आई है। और इस तरह वो इलेक्ट्रा को मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रा एक ऐसी स्किल फाइटर है जिसका मुकाबला बहुत ही कम लोग हैं जो मार्वल में कर सकते हैं हैंड टू हैंड। और इसी वजह से ये स्क्रल के पास पावर्स होने के बावजूद भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती है। और इस तरह इलेक्ट्रा जो है अपनी तलवार जो है उसके सीने में आर पार कर देती है। और इस तरह इलेक्ट्रा को पता चलता है कि जब वो मरती है तो वो एक स्क्रल है। और यहाँ से इलेक्ट्रा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और इसी तरह वो उसकी बॉडी को उठाती है और एक आग की भट्टी में फेंक देती है। और वो यहाँ से शिफ्ट होती है न्यूयॉर्क सिटी में। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए बेसिकली यहाँ पे आ रही होती है क्योंकि ये जो सब हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा होता। और वो छत पे बैठ के इंतजार कर ही रही होती है कि अचानक पीछे से डेयरडेविल और वुल्वरीन आते हैं जो कि दरअसल स्क्रल्स होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेयरडेविल की आंखों में साइक्लॉप की पावर है और वुल्वरीन के पास डॉक्टर रीड रिचर्ड की पावर है। तो ये देखना काफ़ी कूल लग रहा है। और वहीं पर इलेक्ट्रा भी जो है इनसे फाइट के लिए प्रिपेयर होती है और जो डेयरडेविल होता है उसको बहुत ज़ोर से मारती है और दोनों के ऊपर वो आराम से यहाँ पे भारी पड़ रही होती है। तो वहीं पे वो इलेक्ट्रा वहाँ से कूदती है बिल्डिंग से। तो डेयरडेविल बोलता है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ो और ख़त्म कर देना। और इस तरह उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर भी होती है, लेकिन पीछे से इलेक्ट्रा आती है वुल्वरीन की और आँख में अपनी सारी ब्लेड घुसा देती है। और इसी तरह वो वहाँ पे फाइट के दौरान देखते हैं हम कि इलेक्ट्रा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से डेयरडेविल को भी और वुल्वरीन दोनों को ठिकाने लगा ही देती है।
और उसकी बहुत बुरी हालत हो रही होती है और वो बैठ के सांस ही ले रही होती है कि अगले पल उसको एक बहुत ज़ोरदार पंच पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक और सुपर स्क्रल आता है उसकी तरफ जिसके पास क्लॉसस जैसे हाथ होते हैं और वो उसको एक के बाद एक पंच मार रहा होता है और यहाँ तक कि ज़मीन में काट देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रा होती है वो आखिरकार इतनी फाइट के बावजूद भी यहाँ पे मारी जाती है और वो सुपर स्क्रल वो उसी वक्त इलेक्ट्रा का रूप ले लेता है। फिर यहाँ से हम कुछ हफ्तों के बाद शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, उसी हाइड आउट के अंदर जहाँ जो है ये लोग मिलते हैं, यानी स्क्रल के लोग खुफिया तौर पर मिलते हैं। और यहाँ पे क्वीन जेसिका ड्रू आई हुई होती है और वो इलेक्ट्रा से मिलती है और वहाँ पे वो दोनों आपस में आके मिलते हैं और वो बताती है कि किस तरह से उनको इतनी मुश्किल हुई, उन्होंने इस इलेक्ट्रा के चक्कर में 3 अपने एजेंट्स को खो दिया है जो कि इनके बहुत काबिल लोग थे। तो बोलती है कि अब हमें जो है इन सब की परवाह नहीं करनी, ये डेथ्स हमारी किस्मत में पहले से लिख दी गई थी, हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है जो हमारा गोल है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रा रोते हुए बोलती, आप बताइए माय क्वीन कि अब मुझे क्या करना होगा। तो जेसिका ड्रू बोलती कि हमें उनकी दुनिया को उल्टा कर देना होगा, तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे पीछे आए ना कि तुम उनके पीछे जाओ। और उसके एक हफ्ते बाद हम शिफ्ट होते हैं जापान के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली हाइड्रा जो है अब वो हैंड को कंट्रोल कर रही होती है और हैंड बेसिकली जो है जापान की एक ऐसी फोर्स है, एक अंडरग्राउंड फोर्स है जो कि काफ़ी टाइम से बहुत सेंचुरीज से काम कर रही है और ज़बरदस्त और स्किल्ड निंजाज हैं। लेकिन अभी जो है कुछ टाइम पहले इसको हाइड्रा के लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। वहीं पर हाइड्रा का एक एजेंट बता रहा होता है कि मैं तुम लोगों को एक बात बताने आया हूँ, ये बात हम सीधा अमेरिका से लेकर आए हैं कि माइटी एवेंजर्स अब जो है ख़त्म हो चुके हैं। टोनी स्टार्क ने जो है यूनाइटेड नेशन के सामने अपनी बेइज्जती करवाई और उनका पूरा एम्पायर गिर गया। और अब हम देखो एक साथ है यहाँ पे हैंड और हाइड्रा एक साथ अपनी फोर्सेस को मिलाते हुए इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब कोई एवेंजर्स नहीं है जो हमें रोक सकें। अब हमारी फिस्ट और तुम्हारी स्वॉर्ड्स एक बेटर टाइम लेकर आएगी। लेकिन अचानक देखते हैं हम जो लीडर हाइड्रा का यहाँ पे इनसे बातें कर रहा होता है उसके हलक में आके एक साई ब्लेड घुसती है। तो वहीं से इलेक्ट्रा पीछे से बोलती है कि तुम लोगों की बातें मेरा दिमाग ख़राब कर रही हैं, तुम लोग अपने आप के ऊपर हाइड्रा को लीड करने दे रहे हो, तुम लोग हैंड हो द ग्रेटेस्ट वॉरियर फोर्स इस एंटायर प्लेनेट के ऊपर, तुम लोग इतने पुराने हो जितने पुराना कोई हो नहीं सकता, तुम्हारे हाथ में पूरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तुम जो चाहो उस दुनिया में कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम अपने ऊपर एक हाइड्रा के लीडर को बैठने दे रहे हो, तो इसके लिए तो तुम लोगों को अपने आप को मार लेना चाहिए कि तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं आ रही है। लेकिन वहीं पे एक निंजा बोलता है जो उनका लीडर होता है कि इसको मार डालो, बस बहुत हो गया। तो इलेक्ट्रा बोलती है कि मार डालो मुझे दोबारा से, मैं अब तुम में से ही एक हूँ, तुम लोग चाहे मुझे जितना भी मारने की कोशिश कर लो, मेरी रगों में भी अब तुम्हारा खून बह रहा है, क्योंकि तुम लोग मुझे डेड से वापस लेकर आए थे, मेरा सोल अब तुम्हारा हो चुका है। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करके तुम लोगों के पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके अंदर भी मैं सिर्फ अगर पनिश कर रही हूँ तो वो अपने आप को कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरह से हैंड को नहीं देख सकती हूँ कि एक ग्रेटेस्ट वॉरियर जो है वो इस तरह लोगों के बीच दब रहे हैं। तुम्हें जो है किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें जो है इस पूरी दुनिया को अपने पीछे फॉलो करवाना चाहिए। ये पूरा कॉन्टिनेंट तुम्हारा है, तुम जो चाहो उसमें कर सकते हो। और तुम क्या चूज़ करते हो कि छुपना, वो भी हाइड्रा के कदमों के नीचे। क्या यही है तुम किलर्स के पास जो तुम लोग कर सकते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा तुम लोगों को कुछ आता है। वहीं पे उनका निंजा का एक हेड आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ इलेक्ट्रा, अगर तुम्हें हैंड चाहिए तो तुम पहले मुझसे निपटो, उसके बाद कोई बात होगी। और इस तरह वहाँ पे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है तलवार से। और यहाँ पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रा है ये दरअसल एक स्क्रल वाली इलेक्ट्रा है। और इस तरह इलेक्ट्रा जो है वहाँ पे उसका ठिकाना लगाती है और बोलती है क्या कोई और है जो मुझे चैलेंज करेगा? लेकिन वो सारे निंजाज जो है इलेक्ट्रा के आगे झुक जाते हैं। और इसी तरह बेसिकली हमें पता चलता है कि किस तरह इलेक्ट्रा ने जो है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैंड के ऊपर अपना कब्जा जमाया था। और ये इलेक्ट्रा दरअसल इलेक्ट्रा नहीं बल्कि एक स्क्रल है। और इसी से सारी कहानी शुरू हुई थी, जो न्यू एवेंजर्स के लोग इसके पीछे गए थे और पता चला था कि ये एक स्क्रल है। और इलेक्ट्रा बोलती कि आज तुम लोग मेरे सामने झुक रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना कि अब से तुम लोग को किसी के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मौत मरोगे तो एक ऑनर की मौत मरोगे, और ये तुम लोग आज कमा लिया है। टू बी कंटिन्यूड।